Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyib. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को स्टडी किया था डिटेल में कि इन्हेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा था एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर में। ठीक है, हमारा बेसिकली ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, मेजर जो टॉपिक है। ठीक है, मेन हेडिंग जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने क्योंकि पढ़ा है, जिसके अंदर हमने एयर पैसेजवे को डिस्कस किया, हमने लंग्स को डिस्कस किया है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम देखेंगे। तो पाकिस्तान में तो इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ ही स्टडी करेंगे। टोटल 5 है। कौन कौन से हैं? ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा है, न्यूमोनिया है, एस्थमा है और लंगर है। आपके 2021 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एम्फिसीमा और लंग कैंसर इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं फुल वीडियो ही बना रही हूँ। जो 2021 में इसे देख रहे हैं तो वो बेशक उन टॉपिक्स को स्किप कर दीजिएगा जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया है कि एम्फिसीमा और द लंग कैंसर जो है ये दो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एनीवे हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। बेटा देखिए, ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन समझ लें, कुछ भी समझ लें कि जहाँ पर भी आइटिस का वर्ड आएगा आपने समझ लेना है इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाई का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्रोंकाई का यहाँ पर मतलब है हमने दो बातें पढ़ी थी ना, एक हमने पढ़ा था कि एक होती है ब्रोंकाई और दूसरी होती है ब्रोंक्यूल। ठीक है, ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होती है तो वो ब्रोंक्यूल्स बना देती है। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक दो और समझा दूँ। हमने अरिथ्राइटिस पढ़ेंगे एक जगह पे, उसमें भी आइटिस का वर्ड आएगा, आपने समझ लेना है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ऐसे ही हेपेटाइटिस वर्ड होता है। हेपेटाइटिस भी दो वर्ड से निकला है। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर के लिए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ब्रोंकाइटिस ने आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी वर्ड आएगा इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस कैसा डिसऑर्डर है? वो डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और वो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों जगहों पर ज़्यादा सारी सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की। ठीक है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक वैक्सी सा लिक्विड होता है। ठीक है, इन दोनों के नतीजे में एक और काम हो जाता है, साथ ही स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग किस वजह से होती है वो हम देखेंगे, इसकी कॉज। स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स। ट्यूब्यूलर वॉल्स क्यों कहा है? क्योंकि ये ट्यूब लाइक ही होती है ना, ये जो ब्रोंकाई होती है ऐसे होती है। ये देखिए, ट्रकिया आया, ट्रकिया ने ऐसे डिवाइड हो गया, तो ये क्या है कि एक ट्यूब की तरह की नालियाँ ही हैं। तो इन नालियों की स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग क्यों हुई? क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारी सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की। उसके नतीजे में क्या हो जाता है? ट्यूब्यूल्स जो है वो नैरो हो जाती हैं, नैरोइंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स। ठीक है, फिर से सुनेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। किस वजह से मतलब इसमें होता क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है म्यूकस की, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है ट्यूबुलर वॉल की, और जो है इसके नतीजे में ट्यूबुलर वॉल जो है वो क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। इसकी कॉज क्या है? बेसिकली जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एक्सेसिव सिक्रीशन, नैरोइंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल, स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल, इसकी रीज़न है कुछ वायरसेस है। ठीक है, कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरिया है और कुछ केमिकल इरिटेंट्स हैं।
केमिकल इरिटेंट्स ये क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज कर देते हैं, उस इरिटेशन के नतीजे में ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। इरिटेंट्स लिखना था मैंने यहाँ पे। जी बेटा, केमिकल इरिटेंट्स क्या क्या कॉज है, वायरसेस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स। होता क्या है, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो उस सांस के ज़रिए से कुछ वायरसेस जो कि हवा में मौजूद हों या कुछ बैक्टीरिया या कुछ केमिकल इरिटेंट जो कि हवा में मौजूद होते हैं पॉल्यूटेड एयर के अंदर, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो जाते हैं। तो जैसे ये एंटर होके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में से गुजरते हैं, एंटर होते हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस करते हैं और इनके नतीजे में जो है वो क्या होता है फिर कि ट्यूबुलर वॉल जो है उसका रास्ता बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। ठीक है, और सांस लेने में मसला होता है। ये हम भी देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो पहले आप देख लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं ब्रोंकाइटिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यहाँ से आपको नाम से पता चल जाएगा कि जो क्रोनिक है वो ज़्यादा मोहलिक, क्रोनिक का वर्ड का मतलब होता है मोहलिक, ज़्यादा डेंजरस है। जबकि एक्यूट ये भी है तो जाहिर बात है डिजीज़ है तो ये ठीक तो नहीं हो सकती है, ये भी बुरी ही है, लेकिन क्रोनिक जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे आपने बताना है टाइम ड्यूरेशन, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू के हवाले से भी है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस कितने टाइम के लिए रहता है, इट लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये रहता है 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो आपको अगर ये डिफरेंस आता है तो पहले पॉइंट जो आपने लिखना है वो ये लिखना है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 2 वीक्स, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जब हो जाता है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई, रास्ता तंग हो गया, तो जब पेशेंट रिकवर हो जाता है तो कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता, नो परमानेंट डैमेज, नो परमानेंट डैमेज। जबकि हम बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुवेयर किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँ, वो क्या है कि MCQ आता है आपकी बुक में जहाँ पे ये टाइप्स लिखी हुई है, इसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में बताया हुआ है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो कितने साल के लोगों को होता है। तो 45 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि उन्हें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, टोटल 5 सिम्टम्स है, वो देखते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहले है कफिंग। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो मेन चीज़ होगी वो कफिंग तो होगी बेटा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कफ। ठीक है, कफिंग है। उसके बाद होता है माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग कहते हैं कि खरखराहट की आवाज़ के साथ सांस लेना। अक्सर ऐसा लगता है कि विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है फीवर, इसके नतीजे में बुखार हो जाता है। ठीक है, चिल्स, सर्दी लगना शुरू हो जाती है इस डिजीज़ में। एंड लास्ट वन इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस वजह से होता है, अब देखिए कि जो रास्ता है हवा के आने का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हवा के जो आने का रास्ता है वही तंग हो गया। देखिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कुछ इतनी जो है बड़ी ट्यूब है, अंदर से क्या होना शुरू हो गया, ये जो है एक्सेसिव सिक्रीशन शुरू होगी, एक्सेसिव सिक्रीशन शुरू हो गई, और उस एक्सेसिव सिक्रीशन के नतीजे में क्या हो गया, अंदर का रास्ता जो है वो कम हो गया ना। देखिए आप पहले डायमीटर क्या था, पहले इसका डायमीटर था इतना और अब सिर्फ इतना डायमीटर रह गया। तो डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। आप छोटे छोटे सांस लेते हैं और खींच खींच के ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस हमने कंप्लीट किया है अभी। देखिए ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। कॉजेज है इसकी वायरसेस, बैक्टीरिया, केमिकल इरिटेंट्स।
इसके बाद क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें एंटर हो जाती हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल, नैरोइंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल. There are two types of the bronchitis. Number one is the acute bronchitis, second one is the chronic bronchitis. Acute bronchitis lasts for about 2 weeks and chronic bronchitis lasts about 3 months to 2 years. एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है. 45 ईयर्स के लोगों को जो है सबसे ज़्यादा ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होती है. सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कफ, माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अपना. जो सेकेंड डिसऑर्डर है आपकी बुक में वो है एम्फिसीमा. एम्फिसीमा की डेफिनेशन जो है वो पास पेपर की में एमसीक्यू के तौर पर आई हुई है. एम्फिसीमा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई. ठीक है जी बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई. अब एल्वेलाई की दीवारें कैसी थी, हमने देखा था कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ये एल्वेलर डक्ट. ये देखिए इस तरह से हमने एल्वेलाई की दीवारों को डिस्कस किया था कि इसके अंदर ये दीवारें कुछ इस तरह से होती हैं. बेसिकली ये क्या करती है, छोटे छोटे सैक्स बनाते हैं. देखिए ये एक छोटा सैक, ये दूसरा छोटा सैक, ये तीसरा, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सैक्स बन जाते हैं. जब ये दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, ये दीवार टूट गई, ये अंदर वाली सारी दीवारें टूट गई, तो बाहर क्या रह जाएगा, बाहर कुछ बस ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो सैक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, लार्जर सैक्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा था. कैसे, इस दीवार पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, लेकिन अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जगह बची नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है. सरफेस एरिया कम, लेकिन सैक्स जो है वो बड़ी हो गई. यहाँ पे क्या था, स्मॉल सैक्स थी और सरफेस एरिया क्या था, ज़्यादा था. सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि जो हमें जगह रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज करवाने के लिए. यहाँ पर देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अंदर वाली सारी स्पेस ही ख़त्म हो गई है. ठीक है, तो जब सांस अंदर आती है मोस्टली, क्योंकि दीवारें टूट रही होती, सांस अंदर आई, दीवारें टूट गई, अंदर की हवा अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, फिर बाहर बहुत कम जो है हवा आ जाती है. ठीक है, इस डिसऑर्डर में इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है, आपकी बुक में इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं लिखी हुई, लेकिन क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो मेन कॉज है, सबसे मेजर कॉज है, वो हो सकती है स्मोकिंग. ठीक है, आप नेट से भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर यही मिलेगा कि स्मोकिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ एम्फिसीमा, लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है. सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं. इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. ठीक है, फिर है फटीग, रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और वेट लॉस. 4 हैं टोटल. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वही सांस लेने में दुश्वारी होती है, छोटे छोटे सांस आते हैं. फटीग है, फटीग का मतलब होता है थकावट हो जाती है. सेकंड थर्ड है रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. इसका ये मतलब है कि अक्सर जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स फिर बार बार होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ठीक हुआ फिर हो जाए बार बार. रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. इन्फेक्शंस एंड लास्ट वन इज द वेट लॉस. तो ये जो 4 हैं ये क्या हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं. कि अगर आपको ये सारी चीज़ें हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एम्फिसीमा. लास्ट में इसके बारे में 2 पॉइंट्स हैं क्या, कि इसका जो सबसे बड़ा बैड पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है कि एम्फिसीमा जब 50 to 70% लंग्स के टिश्यूज़ को तोड़ देता है, मीन्स ये अंदर वाली दीवारें जब ख़त्म हो जाती हैं, 50 से 70% तक डैमेज हो जाती हैं इंटरनल वॉल्स, तब पता चलता है कि एम्फिसीमा हुआ है. तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हमें इसका पता चल भी गया है और हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर भी देते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान तो हो ही चुका होता है. ठीक है, तो फिर इसके जो है फ़ौरन से इसके ट्रीटमेंट भी लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है. और इसका ये है कि ये अगर एक दफ़ा टूट जाती हैं तो दीवारें भी
ऑब्वियसली नहीं बन सकती हैं दोबारा, ठीक है। इसके बारे में कोई ख़ास डिटेल नहीं लिखी हुई आपकी बुक में। और लास्ट है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी भी हो जाती है। द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड मे गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ऑक्सीजन क्यों लो हो गई? क्योंकि ऑक्सीजन की एक्सचेंज करने की सरफेस ही बहुत कम रह गई है। जब सरफेस ही बहुत कम रह गई है तो फिर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है? जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाता है तो फिर हमारे सेल्स तक नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से बहुत से केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में रुक सकते हैं जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेवल लो होगा जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। जी बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही था। आज मैंने 2 पॉइंट्स पढ़ाने थे। हमने स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया कि कितने हैं, 5 हैं। ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा है, ठीक है, नमूनिया है, एस्थमा है और लंग कैंसर है। इनमें से एम्फिसीमा और लंग कैंसर आपके स्मार्ट सिलेबस 2021 में इंक्लूड नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप वो टॉपिक स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। यह आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दिया करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।